हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे मूत्र निर्माण की जो प्रोसेस है वो, और साथ साथ में वृक्क नलिका के विभिन्न भागों का जो कार्य है उसे। लास्ट सेशन में अपन ने डिस्कस किया था कि जो किडनी है, ह्यूमंस के बारे में अपन ने बात की थी, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में अपन ने बात की थी, जिसमें किडनी जो मेन पार्ट था उसमें उसको अपन ने डिस्कस किया था, और उसकी जो क्रियात्मक इकाई है जिसे अपन बोलते हैं नेफ्रॉन या व्रकाणु जिसे अपन बोलते हैं, उसके अलग अलग पार्ट अपन ने डिस्कस किए थे, जिसमें बोमेन संपुट की अपन ने बात की थी, केशिका गुच्छी की अपन ने बात की थी जिसे ग्लोमेरुलस अपन बोलते हैं, समीपस्थ संवेद नलिका या हैंडले लूप या दूरस्थ या जो सबसे लास्ट में संग्रहित नलिका थी उसके बारे में अपन यहाँ से डिस्कस किया था। अगर वो सेशन आपने अच्छे से देखा है, उसकी एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, तो ये जो टॉपिक आज अपन डिस्कस कर रहे हैं आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट अपन करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा। अगर किसी प्रकार की डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमावत से मिलूंगा, वहां आप अपने डाउट की पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं और डाउट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट अपन करते हैं। मूत्र निर्माण की जो प्रोसेस है, इंग्लिश में इसे अपन बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन। मूत्र निर्माण में तीन मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित है: गुच्छीय निस्संदन, पुनः अवशोषण, और सबसे लास्ट में श्रवण सीक्रेशन जिसे बोलते हैं, जो व्रकाणु के विभिन्न भागों में होता है। निस्संदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। क्या होता है? फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन टर्म जैसे ही बोलते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि फिल्टर होना क्या होता है, मतलब साफ करना। गुच्छीय का मतलब अपन ने बात की थी कि जो केशिकाओं का जाल होता है, जो गुच्छा होता है जिसे अपन ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है, वहां से फिल्ट्रेशन होता है, इसीलिए इसे अपन ने बोल दिया गुच्छीय निस्संदन। पुनः अवशोषण को इंग्लिश में बोलते हैं अपन रीएब्जॉर्प्शन, मतलब वापस से अवशोषण अपन कर रहे हैं। पहले अवशोषण हो गया था लेकिन वापस से अवशोषण अपन कर रहे हैं। और तीसरा श्रवण जिसे अपन बोलते हैं, इंग्लिश में से अपन बोलते हैं सीक्रेशन। तो इन तीनों टर्म को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सीक्रेशन का मतलब रिलीज करना, जो वेस्ट है उसे बाहर निकालना, उसे ट्यूब में डालना। ठीक है, तो ये सिंपल सा टर्म है। अब इनके बारे में अपन डिटेल से यहां से देखते हैं कि क्या क्या है ये तीनों स्टेप। पहला स्टेप जो है गुच्छीय निस्संदन, या जिसे अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन होता है उसे अपन बोलते हैं गुच्छीय निस्संदन। तो ग्लोमेरुलस आपको आना चाहिए कि किडनी के अंदर जो वाहिकाएं जा रही थी, धमनी जो जा रही थी, वो आगे चलकर अपवाही और अभिवाही में टूटती है, और उसके बाद में जो वापस धमनी थी वो धमनिकाओं में, और धमनिकाओं से बाद में वो जो निर्माण करती है जिसे अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। ठीक है, तो ये जो डायग्राम था ऐसा अपन ने डिस्कस किया था। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्संदन होता है या फिल्ट्रेशन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए किसका फिल्ट्रेशन होता है, तो ये मत बोलना कि मूत्र का फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होता है रक्त का, या रक्त वाहिका है आपके पास है, रक्त का फिल्ट्रेशन होगा। रक्त के अंदर मान लो यूरिया है, मान लो अमोनिया है, जो अपन ने पहले लेसन में डिस्कस किया था, या और भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं, वो होते हैं। तो रक्त को अपने को क्या करना होता है? शुद्ध करना होता है। ठीक है, यही तो अपन ने देखा था शिरा और धमनी की, जो अपन ने बात की थी, जो 18वां चैप्टर था। शिरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त को लेके जाती है, धमनी शुद्ध रक्त को लेके जाती है। तो जो भी रक्त आपके पास अशुद्ध होता है उसको शुद्ध करते हैं अपन किसकी मदद से? फिल्ट्रेशन की मदद से। और फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है? वो आपके पास हो रहा है व्रकाणु में, या जो अपने पास ग्लोमेरुलस है उसके अंदर। तो यहाँ लिखा है केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्संदन होता है, रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? गुच्छ या गुच्छीय निस्संदन कहते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इसे कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 ml रक्त का निस्संदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। इसे आप लोग समझो ये क्या कहना चाह रहा है, कि ये कहना चाह रहा है कि जो रक्त है प्रति मिनट कितना निकल रहा है यहाँ से, इसने बोला है 1100 से 1200 ml। 1100 से 1200 ml रक्त का क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है 1 मिनट में। 1 सेकंड नहीं है, 1 मिनट में। और साथ साथ में इसने बोला हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त का 1/5वां भाग होता है। तो आपको पता होगा प्रवाह आयतन अपन ने देखा था जो 18वां चैप्टर था उसके अंदर। ठीक है, तो एक बार में जब हार्ट बीट होता है तो वहां से 70 ml निकलता है, और हार्ट अपना लगभग लगभग 72 बार बीट करता है, तो अपन ने बात की थी कि लगभग कितना निकलता है? 5 लीटर जो रक्त है वो 1 मिनट में रक्त से निकलता है, क्योंकि 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है? 72 बार धड़कता है, तो 5 लीटर है। और ये अपने पास कितना है? 1100 से 12, तो 1100 डिवाइडेड बाई 5 लीटर आप लोग करोगे तो 5 लीटर को अपन 5000 ml लिख सकते हैं यहाँ से। तो लगभग लगभग आपके पास 1/5 आएगा।
ठीक है, लगभग है ये, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट नहीं है ये, लगभग लगभग। क्लियर होगा ये लाइन में? गुच्छ की केशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन करता है। तो 3 परतें यहां पर जो है उसकी अपन बात करते हैं कि जो निस्यंदन होता है, जो फिल्ट्रेशन होता है, वो कितनी परतों से होता है? वो 3 परतों से होता है। अब वो कौन कौन सी परतें देखते हैं अपन यहां पर। जैसे मान लो ये अपने पास ग्लोमेरुलस था, ठीक है, इतना बड़ा ग्लोमेरुलस बना देता हूं। क्लियर है? ये अपने पास क्या था? ग्लोमेरुलस था। इसमें तो डायग्राम में नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इस प्रकार का क्या था, ग्लोमेरुलस था। तो बोमन कैप्सूल की भी अपन ने बात की थी, बोमन संपुट की भी अपन ने बात की थी, ठीक है। तो यहां से अपन ने बात की थी कपनुमा संरचना होता है, दोहरी झिल्ली वाला। तो एक तो आपके पास इस प्रकार से इसके साथ में आ रही थी, और दूसरी जो थी अलग से बाहर की ओर इस तरह से जा रही थी। तो ये मान लो एक झिल्ली में अंदर वाली बना रहा हूं उसकी, ठीक है। और ये अपने पास क्या हो गया? ये अपने पास केशिका वाला हो गया ये अपने पास, ठीक है। तो यहां जो 3 झिल्लियों की अपन बात कर रहे हैं उसकी बात करें तो गुच्छ की केशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का 3 परतों से निस्यंदन करता है, ठीक है। जो यहाँ रक्त दाब की बात कर रहा है, मतलब यहाँ से रक्त आएगा, यहाँ पर ये यहाँ से रक्त आ रहा है, यहाँ से ऊपर वाला डायग्राम में देख लो, ये रक्त आ रहा, तो रक्त आ रहा, तो यहाँ पर दाब की भी बात कर रहा है, दाब तो होगा किसी ना किसी प्रकार का, उसे यहाँ पर बोला रक्त दाब। कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है निस्यंदन के लिए। तो ये 3 परतें कौन कौन सी? पहली तो है गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला। जो गुच्छ है वो किसका बना होता है? ये जो गुच्छ है वो किसकी बना होता है? रक्त वाहिका केशिकाएं हैं ये, रक्त वाहिका या केशिका इसे अपन बोल सकते हैं। तो ये जो केशिका है इसकी अगर अपन बात करें तो केशिका कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें छोटे छोटे होल भी होते हैं, ठीक है, जिससे यहाँ से रक्त फिल्टर होता है। तो पहली जो रेड कलर में आपको बताई जा रही है ये कौन सी है? ये केशिका है, आंतरिक उपकला है ये किसकी? रक्त केशिका की आंतरिक उपकला पहली वाली। दूसरी बोमेन संपुट की उपकला। तो ये जो ब्लैक कलर में जो दूसरी बताई जा रही है किसकी है? बोमेन संपुट की उपकला है, जो अभी अपन ने डिस्कस किया। और तीसरी इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इन दोनों के बीच में जगह है, वो यहाँ पर एक झिल्ली का काम करती है, जिसे अपन बोलते हैं आधार झिल्ली। इस प्रकार का आप डायग्राम चाहो तो बना सकते हो। बाकी पिछले लेसन में अपन ने डिस्कस किया था, वहां पर भी आप नोट कर सकते हो इन तीनों नाम को, ठीक है। पहले अपने पास क्या हो जाएगी? जो रक्त वाहिका है यहाँ पर, ये वाली जो अपने पास है, जो मैंने यहाँ पर नंबर 1 लिखा है, उसकी उपकला हो जाएगी आंतरिक उपकला। दूसरा बोमेन संपुट जो ब्लैक कलर में बता रखा है, ये अलग से आपको डायग्राम में भी बता रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पहले के लेसन में। और तीसरा जो है, तीसरी जो झिल्ली है, वो इन दोनों के बीच की जो जगह है उसे अपन बोल रहे हैं आधार झिल्ली, या इंग्लिश में इसे अपन बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बोमेन संपुट की उपकला, जो बोमेन संपुट वाली जो है, ये ब्लैक कलर में जो अपन ने यहाँ पर बात की उसके बारे में ये बोल रहा है। बोमेन संपुट की जो उपकला है, उपकला कोशिकाएं पदाणु कहलाती है। तो यहाँ जो उपकला की जो कोशिकाएं होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? यहाँ कोशिका है, लेकिन इसे लेयर के रूप में बता दिया मैंने सीधा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसे अपन बोलते हैं पदाणु, या इंग्लिश में अपन बोलते हैं पोडोसाइट। साइट का मतलब होता है कोशिका, साइट का मतलब क्या होता है? कोशिका। तो इस कोशिका को अपन क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। किसकी? जो बोमेन संपुट है केवल उसकी, बाकी जो आधारी झिल्ली है या जो आंतरिक उपकला है उसके लिए अपन नहीं बोल रहे, केवल बोमेन संपुट वालों को ही बोल रहे, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती है, जिसमें कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाता है। इसे अपन बोलते हैं निश्चंद खांच या खांच छिद्र या स्लिट पोर, इसे अपन बोलते हैं। तो ये जो कोशिका यहाँ पर अरेंज हो रही है, ठीक है, जो पोडोसाइट है, इसके बीच बीच में यहाँ पर ये जगह है, ठीक है, यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर ये जगह। तो ये जो जगह यहाँ पर बताई जा रही है इसे अपन बोलते हैं स्लिट पोर। पोर का मतलब होता है छिद्र या निश्चंद खांच, मतलब यहाँ से जो फिल्ट्रेशन होगा उसके बीच में जो खांच है वो यहाँ से, उसे अपन बोलते हैं स्लिट पोर या निश्चंद खांच, ठीक है। या खांच छिद्र भी बोलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे छिद्र हैं। इन झिल्लियों से रुधिर, इन झिल्लियों मतलब तीनों की बात करें, तीनों झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह क्षमता है जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग क्षणगर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए इसे अपन बोलते हैं परानिश्चंद। जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, इतना महीन, इतना अच्छे तरीके से होता है कि रुधिर के अंदर जो प्लाज्मा होता है, ये अपन ने 18वें चैप्टर में डिस्कस किया था। रुधिर में प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में भी प्रोटीन होता है। 3 प्रकार के प्रोटीन बताए थे, फाइब्रिनोजन, ठीक है, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, ठीक है, ये आपको बता रखे हैं तीनों प्रोटीन। तो जो प्लाज्मा के प्रोटीन है, अगर इनको आप छोड़ दो तो लगभग जो है सारा भाग कहाँ आ जाता है? इसके अंदर, यहां से फिल्टर के नीचे की ओर आ जाता है। क्लियर है? प्रोटीन वाला पोर्शन नहीं आ रहा।
इसीलिए इसे अपन ने परान निस्यंदन बोल दिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि लगभग सारा पार्ट यहाँ से फिल्टर हो रहा है। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन या जीएफआर कहलाता है। जीएफआर का मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। लिख सकते हो, चाहो तो आप लोग लिख लो, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट में जो निस्यंदित की गई मात्रा है उससे अपन बोल रहे हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 ml प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन होता है। एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें अगर आप बात करो 1 मिनट की, तो 125 ml जो है यहाँ से क्या होता है, निस्यंदन होता है। और इस 1 मिनट को आप 1 घंटे से करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, दिन से करोगे आप तो 24 घंटे यहाँ पर होता है। तो एक दिन में आपके पास लगभग 180 लीटर हो जाएगा क्या, जीएफआर। ठीक है, तो जीएफआर आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास एक तो ध्यान में रखना है कि ये जो गुच्छीय निस्यंदन था वो प्रति मिनट कितना हो रहा है, गुच्छीय निस्यंदन अलग है और जीएफआर आपके पास क्या है, अलग है। ठीक है, ये आपके पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट अगर पूछे, रेट चीज अपने पास अलग है। रेट हिंदी में इन्होंने दोनों शब्द एक ही लिखा, गुच्छीय निस्यंदन वहां पर भी और यहाँ पर भी। रेट से आपको ध्यान में रखना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट उसकी प्रति इकाई समय में आपके पास कितनी बताई जा रही है। ये तो ब्लड की इन्होंने बात की है, लेकिन कितना आपके पास बन रहा है, 125 ml जो है प्रति मिनट, वो निस्यंदित मात्रा यहां से होगी। ठीक है, नेक्स्ट, गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रिया विधि अपनाई जाती है। इसको रेगुलेशन के लिए कि कितना बाहर निकालना, कितना नहीं निकालना, कितना अवशोषण करना है, ठीक है, वो सब के लिए क्रिया विधि अपनाई जाती है वृक्क द्वारा। गुच्छीय आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रिया विधि संपन्न की जाती है। तो गुच्छीय आसन उपकरण, ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार का उपकरण का मतलब ये नहीं कि कोई आपके पास आइटम है, इलेक्ट्रिक आइटम है, ठीक है, वो यहां पर नहीं है। ये एक्चुअल में है क्या, इसकी अपन बात करते हैं। यह विशेष संवेदी उपकरण, ठीक है, एक सेंसिटिव पार्ट होता है अपने अंदर जिसमें अभिवाही जो यहाँ से रक्त को लेके आ रही थी और यहाँ अपने पास ग्लोमेरुलस था और वापस भी लेके जा रही थी, उसे अपन बोलते हैं अपवाही। तो ये अभिवाही हो गई और ये अपवाही हो गई। ठीक है, जिसमें अभिवाही और अपवाही, तो ये देखने में इस तरह का अपने को डायग्राम दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अभिवाही और अपवाही है ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाती है। मान लो ये अभिवाही है और मान लो ये अपवाही है, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट में आते हैं क्योंकि अपन ने बात की कि एक जो वृक्क होता है उसके अंदर आपके पास लाखों 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, वो आपके पास विशिष्ट संवेदी उपकरण बनाता है, आसन उपकरण। तो विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ, ठीक है, ये दोनों संपर्क में, संपर्क स्थल पर दूरस्थ मतलब डीसीटी की बात कर रहा है, दूरस्थ संवलित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। जो डीसीटी वाला पोर्शन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो कौन सा उपकरण बनाएगा, गुच्छीय आसन उपकरण यहाँ से बनाएगा। तो अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर जो डीसीटी यहाँ पर आ रहा है, वो जुड़ रहा है, वो आपके पास गुच्छीय आसन उपकरण बना रहा है। ग्लोमेरुलस एपरेटस इसे अपन बोलते हैं। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन्न गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के स्रावण के लिए सक्रिय कर देता है। तो मान लो गुच्छ निस्यंदन जो दर है, ठीक है, जिसे अपन ने जीएफआर बोला था, अगर ये कम हो गई, मतलब जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन हो रहा है उस फिल्ट्रेशन से अगर इसकी दर में गिरावट आ जाती है, कम होता है, तो आपके पास ये जो जेजीए है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जो आसन गुच्छीय आसन उपकरण, उसे अपन बोलते हैं जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। ठीक है, ग्लोमेरुलस के जो पास में है एक तरह से उसे अपन बोलते हैं जेजीए। तो जब आपके पास जीएफआर कम होता है तो जेजीए क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। बोले यार क्या दिक्कत हो गई, कमी कैसे आ रही है फिल्ट्रेशन में, और एक्टिव होने के बाद में क्या करता है, एक केमिकल जिसे अपन बोलते हैं रेनिन, उसका सीक्रेशन ये करता है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ा देता है। जो रुधिर है यहाँ से जो उसका प्रवाह बढ़ाएगा तो वापस से जीएफआर क्या हो जाएगी, बढ़ यहाँ से जाएगी। तो आप चाहो तो फ्लो चार्ट बना लो, जीएफआर अगर कम है तो ये क्या करेगा, इस प्रकार का जीएफआर अगर कम है तो ये एक्टिव करेगा किसको, जेजीए को, मतलब गुच्छीय आसन उपकरण को, और जेजीए क्या करेगा, रिलीज करेगा, यस रिलीज यहां से करेगा किसको, और रेनिन को यहां से, और ये रेनिन वापस से क्या करेगा, ये जीएफआर जो है उसे यहां से बढ़ा देगा। तो यहां लिख लो इंक्रीज करेगा किसको, जीएफआर को। तो इस टाइप का फ्लो चार्ट आप करोगे तो ये पूरा जो पैराग्राफ है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिदिन बनने वाले निस्यंदन के आयतन 180 लीटर जो अपने पास बन रहा था कि उत्सर्जित मूत्र
1.5 लीटर से तुलना की जाए तो एक दिन में जो निश्चंद जो बन रहा है वो कितना है, 180 लीटर जो है वो बन रहा है। मतलब जो अपने रक्त का जो प्यूरिफिकेशन हो रहा था वहां से 180 लीटर अपने को निश्चंद मिलता है, फिल्ट्रेट मिलता है। ठीक है, इस 180 लीटर में से आपके पास जो यूरिन बनता है वो लगभग 1.5 लीटर ही होता है। मतलब लगभग 99.9% जो है वो आपस से क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। और यही अपना क्या है, सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप में अपन ने बात की थी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, निश्चंदन। दूसरा अपने पास क्या था, पुनः अवशोषण। तो 180 लीटर प्रतिदिन जो बन रहा था उसमें से 1.5 लीटर की अगर आप तुलना करो तो यह समझा जा सकता है कि 99% जो फिल्ट्रेट है, जो निश्चंद है, वो वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं पुनः अवशोषण। और वृक्क नलिकाएं अपने पास कौन कौन सी है, हेनले लूप हो गया, समीपस्थ संवलित नलिका हो गया, दूरस्थ हो गया या संग्रह नलिका हो गया, वो अपने पास क्या है, वृक्क नलिकाएं। तो यह जो कार्य है वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि के द्वारा करती है। अलग अलग खंडों का मतलब जैसे पीसीटी डीसीटी जो अपन ने देखा था। सक्रिय का मतलब आपके पास एनर्जी आप उसे दोगे, डाइजेशन वाले चैप्टर में आसानी से मैंने समझा रखा आपको, एनर्जी यहाँ पर काम में आएगी। निष्क्रिय में कोई भी एनर्जी काम में नहीं आएगी, उच्च से निम्न जो प्रवणता है उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। उदाहरणतः निश्चल पदार्थ, मतलब उदाहरण के रूप में बोल रहा है कि जैसे ये जो ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, सोडियम है, आदि सक्रिय रूप से परिवहन में पुनरावशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ इनको अवशोषण करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये काम के हैं। ये ग्लूकोज जो है वो काम का, अमीनो अम्ल जो काम का प्रोटीन बनाता है, सोडियम भी काम का है। तो इसे सक्रिय रूप से अपन अवशोषण करते हैं, पुनरावशोषण। जबकि जो नाइट्रोजन निष्क्रिय रूप से अवशोषित होता है, जबकि जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, निष्क्रिय रूप से अवशोषित होता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता तो कम होती है, नाइट्रोजन वाले जो कंपाउंड उसकी कम होती है, लेकिन फिर भी परासरणता को बनाए रखने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ये आसानी से आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एनर्जी देने की आपको इसके अंदर जरूरत नहीं है। व्रकाणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय रूप से होता है, ये आगे अपन देखेंगे। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं, अब ये तो अपने पास दूसरा स्टेप भी हो गया, पुनरावशोषण। तीसरा अपने पास क्या था, सीक्रेशन या श्रावण, जिसे अपन बोलते हैं सीक्रेशन बोल रहे हैं इसे। तो मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निश्चल में हाइड्रोजन, पोटेशियम अथवा अमोनिया जैसे पदार्थों को सीक्रेट यहाँ से करती है। ठीक है, जो काम के अपने पास नहीं है उसे भी अपन सीक्रेट करेंगे और बाहर यहाँ से निकाल देंगे। नलिकाकार स्रावण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। और डिटेल्स अभी इस नीचे वाले में टॉपिक में लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है वृक्क नलिका के विभिन्न भागों का कार्य। तो वृक्क नलिका में अपने पास 4 भाग अपन ने मेनली देखे थे। सबसे पहला समीपस्थ संवलित नलिका, दूसरा उसके बाद में हैंडले लूप जिसके 2 भुजाएं थी, हैंडलेस लूप की 2 भुजाएं थी, आरोही और अवरोही। तीसरा अपने पास दूरस्थ संवलित नलिका, और चौथा अपने पास संग्रह नलिका। ठीक है, यह नलिका जो थी, ये मतलब ये वृक्क नलिका, उसके 4 पार्ट अपन ने देखे थे। और सबसे पहले समीपस्थ की अगर अपन बात करें, अगर आपको याद नहीं तो इस डायग्राम को आप देख सकते हो, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ से। ठीक है, ये समीपस्थ है, इस डायग्राम को थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया। ठीक है, ये उसके बाद में क्या है, हेनले लूप है जिसकी ये अवरोही भुजा है, नीचे की ओर जा रही है, ये हेनले लूप की आरोही भुजा है, और ये दूरस्थ है ये वाली। क्लियर है, और ये संग्राहक नलिका का 4 पार्ट यहाँ से हो जाते हैं। तो देखते हैं समीपस्थ का क्या काम है। सॉरी, समीपस्थ संवलित नलिका है, जैसे अपन बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है। घनाकार मतलब घन के आकार की क्या होती है, कोशिकाएं होती है। घन जो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। ठीक है, यहाँ ब्रश बॉर्डर का मतलब यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। ब्रश का जो बॉर्डर होता है वैसे सीलिया की अगर अपन बात करें तो उससे बनी होती है इनकी जो नलिका होती है वो, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ जो कोशिकाएं होती है कुछ इस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार ऊपर नीचे दोनों तरफ से ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अभी सिंपल से आपको ध्यान में रखना, इससे बनी होती है, जो पुनरावशोषण अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। तो ये इस प्रकार से सीलिया वगैरह यहाँ पर है या ब्रश बॉर्डर है, तो मान लो मुझे इसका अवशोषण करना है। यहाँ पर एक तो सिंपल सा है मेरे पास और दूसरा मेरे पास ये वाला है। तो अवशोषण कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा होगा, क्योंकि सतही क्षेत्रफल यहाँ पर जो है वो क्या है, ज्यादा है। क्षेत्रफल जहां ज्यादा होगा वहां से अवशोषण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस टॉपिक को अपन ने पाचन एवं अवशोषण में भी डिस्कस कर रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो अवशोषण वाले टॉपिक। ठीक है, लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व
जिसमें 70 से 80% वैद्युत अपघटे मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके पास सोडियम वगैरह आ गया, क्लोराइड वगैरह आ गया, ठीक है, उनका अवशोषण होता है। और जल का भी पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया 70 से 80% कहाँ अवशोषण होता है, तो वो पीसीटी में होता है, ध्यान में आपको रखना है। समीपस्थ संवलित नलिका शारीरिक तरलों के पीएच, पीएच आपको समझ में आता है, तथा आयनीय संतुलन मतलब जो आयन है उनका बैलेंस आपको किस प्रकार से रखना है, उसमें समीपस्थ का रोल है। तो पीएच और आयनीय संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम आयनों का निश्चंद में श्रवण या सीक्रेशन और बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण करता है। तो ये एक जो चीज मैं लिख रहा हूं आप लोग रख लीजिए, ये रामबाण है आपके पास। हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया जो है इससे अपन क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, टॉक्सिक है, ये वेस्ट है। जबकि जो बाइकार्बोनेट है, जो वाटर है, या अपन बात करें जो अमीनो एसिड है, या जो ग्लूकोज, इसे आप लोग लिख लो, ये जो सब है ये क्या है, यूजफुल है। तो इसको अपन क्या करेंगे, अवशोषण इनका करेंगे, उनका सिक्रेशन करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे बॉडी से, और इनको अवशोषण अपन करेंगे वापस से जो नलिका है उसके अंदर से, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे इसके अंदर, तो ये समीपस्थ सम्मिलित नलिका वाला पोर्शन है पूरा यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ 180 लीटर जो अपन ने बात की थी, तो उसमें से ये बाइकार्बोनेट का है काम का, इसीलिए इसे वापस यहाँ से अपन अवशोषण कर रहे हैं। H2O काम का है, जो ट्यूब से दूर की ओर एरो ले जा रहा है ना, जैसे ये ट्यूब है, यहां से ऐसा एरो जो ले जा रहा है उसका मतलब है अवशोषण, ठीक है। और जो ऐसा एरो आ रहा है या जो ऐसा एरो आ रहा है उसका मतलब है श्रवण या सीक्रेशन, मतलब इस ट्यूब में अपन डाल देंगे और इस ट्यूब से ये बाहर निकल जाएगा, ये वेस्ट है, ठीक है। तो H2 अपने पास काम का है, NaCl अपने पास काम का है, बाइकार्बोन अपने पास काम का है। जबकि आप लोग देखो ये अमोनिया, ये हाइड्रोजन, ये क्या हो रहा है, इस ट्यूब के अंदर जा रहे हैं, मतलब ये क्या है, वेस्ट यहां से है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड जो पार्ट अपने पास हुआ है हेनलेज लूप, हेनले का लूप। हेनले लूप में दो भुजा होती है, एक तो आरोही और दूसरी अवरोही। आरोही भुजा में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतरकाशी तरल की परासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो परासरणता कहाँ की, अंतरकाशी तल की, तरल की, ठीक है। तो ये जो अपने पास अपन ने बात की थी कि जो नेफ्रॉन है, जो किडनी है, उसके दो पार्ट होते हैं इस प्रकार से, मान लो ये बाहर वाला कॉर्टेक्स हो गया और अंदर वाला मेडुला हो गया, मध्यांश हो गया। तो मान लो ये अपने पास इस प्रकार का जो डायग्राम इसे मैं बना देता हूँ यहाँ से, ये इस प्रकार का, ये पीसीटी हो गया, ये हेनले लूप हो गया, ये फिर वापस हेनले लूप, ये डीसीटी हो गया, और ये संग्रह नलिका हो गई, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो मध्यांश है अंतरकाशी तरल की परासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतरकाशी का मतलब जो बीच बीच में, ये एक नेफ्रॉन हो गया, सेम वैसे यहाँ दूसरा नेफ्रॉन होगा, तो इसके बीच बीच में जो जगह यहाँ पर मिलती है उसकी परासरणता को बनाए रखने में किसका रोल है, हेनले लूप का रोल यहाँ पर है। और कहा, केवल मध्यांश की इसने बात की है यहाँ पर, मध्यांश का मतलब जो बीच वाला पोर्शन है किडनी का, उसके अंदर। हेनले लूप की जो अवरोही भुजा होती है वो जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। अवरोही का मतलब जो नीचे की ओर जा रही है। और वैद्युत अपघटक के लिए क्या होती है, सक्रियता से धीरे धीरे पारगम्य होती है, ठीक है। तो ये हेनले लूप अपने पास है। ये जो अवरोही भुजा है जो नीचे की ओर जा रही है, वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होती है जल के लिए अपारगम्य, मतलब यहां से जल बाहर नहीं निकल सकता है। ये थोड़ा सा अगर थ्योरी की अगर बात माने तो ये गलत है, ठीक है। वापस से एक बार अपन देख लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। इससे अपन कर देते हैं यहाँ से साफ। ये बोल रहा है कि हेनले लूप की जो डिसेंडिंग भुजा है, जो अवरोही भुजा है, वो जल के लिए अपारगम्य होती है, परंतु वैद्युत अपघटक के लिए क्या होती है, सक्रियता से धीरे धीरे पारगम्य होती है। ये नीचे की ओर जाते हुए निश्चंद को सांद्र करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है। तो इसने क्या कर दिया है, दोनों के लिए ही सेम स्टेटमेंट लिखा है, जो कि गलत है, रॉन्ग है, मतलब हिंदी वाली एनसीईआरटी में थ्योरी गलत है, ठीक है, क्लियर है। वापस से देख लो, हेनले लूप जो है उसकी अवरोही भुजा मतलब नीचे की ओर जो जा रही है भुजा, वो जल के लिए अपारगम्य होती है, ठीक है। और वापस से आरोही भुजा में भी ये क्या बोल रहा है कि ये जल के लिए अपारगम्य होती है। तो ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है। जो नीचे की ओर जो जा रही है उसकी अगर अपन बात करें तो वो आपके पास क्या होगी, जल के लिए पारगम्य होगी, ठीक है। तो मतलब जल यहां से बाहर निकल रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग।
जबकि जो ऊपर वाली जो भुजा है वो क्या आपके पास है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पारगम्य, जो विद्युत अपघट है उसके लिए क्या है, पारगम्य है। आगे बात समझ में क्लियर है। यहाँ से H2 निकल रहा है अवरोही से, जो आरोही है वहां से इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहा है, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं निकलेगा, मतलब विद्युत अपघट है अवरोही से नहीं निकलेगा। और जल कहां से नहीं निकलेगा, आरोही से नहीं निकलेगा। अरे यहां पर भी इसने अवरोही लिख दिया है, यहां पर भी इसने अवरोही लिख दिया, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए, आरोही होना चाहिए। ये डायग्राम में करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, इसीलिए बोलता हूं मैं इंग्लिश वाली एनसीईआरटी साथ में रखा कर। ठीक है, तो ये आरोही सही लिखा है, ये अवरोही थोड़ा सा गलत है, आरोही यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सा है। जैसे जैसे नीचे की ओर अगर जाएगा, मतलब मान लो कि ये जो अपने पास है H2 के लिए पारगम्य, मान लो यहाँ इस वाले पार्ट की अगर बात करें, ये जो मैंने लिखा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। ये वाला जो पार्ट है जो नीचे की ओर जा रहा है, मान लो यहाँ पर अपने पास 100 जल के मॉलिक्यूल है और 100 ही अपने पास क्या है, इसमें इस प्रकार से देख लो, ये नीचे की ओर जा रहा है जो, ठीक है, और ये अपने पास दूसरा ऊपर की ओर जो जा रहा है अवरोही है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर 100 मेरे पास जल है H2O, और मेरे पास 100 ही क्या है, विद्युत अपघटन है NaCl, या ऐसे बहुत सारे। तो नीचे की ओर जा रहा था, यहाँ से जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अभी जल के प्रतिशत की अगर अपन बात करें तो कितना प्रतिशत होगा, 100/200 अपन करेंगे। जल के प्रतिशत का 100 जल है बाकी टोटल, और इसे 100 से मल्टीप्लाई अपन करेंगे, मतलब 50% अपने पास क्या है, इसमें जल है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहा है, तो मान लो कि आपके पास जल जो है वो आधा बाहर निकल गया, तो जल मेरे पास कितना बच जाएगा, 50, और इलेक्ट्रोलाइट्स मेरे पास कितने बच गए, 100। अब जल का प्रतिशत आप लोग निकालोगे तो कितना आएगा, जल का 50 डिवाइडेड बाई 150 आप करेंगे टोटल से, और 100 से आप लोग करेंगे तो आपके पास 1/3 आएगा यहाँ से। ठीक है, जल का प्रतिशत यहाँ पर 33.33 यहाँ लगभग आएगा। तो ये जल का प्रतिशत है वो ऐसे कम हो रहा है। पहले मेरे पास जल 50% था, अब मेरे पास जल 33% है। तो नीचे की और जैसे ही आएंगे तो अपन ना जो भी यहाँ पर फिल्ट्रेट है वो क्या होगा, यहाँ से सांद्र होगा, कॉन्सेंट्रेट यहाँ से होगा। आ रही बात समझ? जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे तो वापस इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ से निकलना स्टार्ट होंगे, विद्युत अपघटन यहाँ से निकलना स्टार्ट होंगे। तो निकलना स्टार्ट होंगे तो मान लो अभी मेरे पास 100 विद्युत अपघटन था और जल कितना था, 50 था। अब जैसे ही ऊपर की ओर गए तो मान लो कि मेरे पास विद्युत अपघटन जो था वो 50 हो गया। ठीक है, और जल मेरे पास कितना था, पहले से ही 50 था ही, तो 50/100 इंटू 100 आप जब करेंगे तो आपके पास 50% आ जाएगा विद्युत अपघटन। ठीक है, तो मतलब वापस से जब ऊपर की ओर आप जाओगे तो वापस से क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा, जो पहले सांद्र था वो डाइल्यूट यहाँ से हो जाएगा। आ रही है बात सामने? ठीक है, तो वही इसके अंदर इसमें लिखा है कि आपके पास क्या है कि विद्युत अपघटन का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से होता है। जैसे जैसे सांद्र जो नियमन निश्चंद ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे वैद्युत अपघटन के मध्यांश तरल में जाने से निश्चंद क्या जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, तनु यहाँ से हो जाता है, जो मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। इसको आप वापस से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बैक कीजिए और देखिए, जो मैंने आपको समझाया है आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट पे अपन चलते हैं, वो अपने पास है DCT या दूरस्थ संवलित नलिका। विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम और जल का कुछ पुनरावशोषण इस भाग से होता है। विशिष्ट परिस्थिति की बात की जो आपको 22वें चैप्टर में देखने को मिलेगा, कौन कौन सी विशिष्ट परिस्थिति है। दूरस्थ संवलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन पीएच को बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया HCO3 काम का, तो उससे अपन अवशोषण करेंगे। हाइड्रोजन पोटेशियम और जो अमोनिया उससे अपन क्या करेंगे, रिलीज यहां से करेंगे। तो देख सकते हो आप इस डायग्राम के अंदर, ये अपने पास पोटेशियम काम का नहीं तो इसे ट्यूब में अपन डाल रहे हैं, हाइड्रोजन काम का नहीं इसे भी डाल रहे हैं, जबकि H2O काम का है, बाइकार्बोनेट काम का है, NaCl काम का, तो इसको अपन यहाँ से क्या कर रहे हैं, अवशोषण यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट जो पार्ट अपने पास है वो कौन सा है, संग्रह नलिका या कलेक्टिंग डक्ट जिसे अपन बोलते हैं। यह लंबी नलिका वृक्क के वल्कुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। ये लास्ट सेशन में अपन ने डिस्कस किया था कि जो हेनले लूप है वो मेडुलरी हो सकता है, मध्यांश वाला हो सकता है। हेनले लूप जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा वासा रेक्टा होगा, और संग्रह नलिका भी बड़ी यहाँ से होगी। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। तो जो संग्रह नलिका वहां से भी क्या होता है, जल का जो काफी परसेंटेज वाला है वो यहाँ से, जैसे यहाँ देख सकते हो आप H2O का अवशोषण यहाँ से हो रहा है, संग्रह नलिका है, तो जगह जगह से H2O का अवशोषण यहाँ पर होता है। ये भाग मध्यांश की अंतरकाशी की परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अभी मैंने पहले डायग्राम में बना के आपको बताया था, मध्यांश और जो आपके पास वर्ल्डवुड वाला पार्ट है ये नेफ्रॉन था, ये आपके पास हेनले लूप, ये आपके पास संग्रह नलिका यहाँ सारी है। तो यहाँ से क्या होगा, जो बीच वाला पोर्शन है उसकी परासरणता को बनाए रखने के लिए कुछ अमाउंट में यूरिया यहाँ से बाहर आएगा, जो इस चित्र में आपको बता रखा है। ठीक है, तो वो आरोही खंड का जो पतला खंड है आरोही भुजा का, वहां संग्रह नलिका से यूरिया निकलकर इस बीच वाले स्थान में जा रहा है, अंतरकाशीय स्थल जिसे बोल रहे हैं, और वापस वहां से जा रहा है और वहां कहाँ आ रहा है, आरोही भुजा में जा रहा है, ना कि अवरोही में। आरोही भुजा से होता हुआ वापस आएगा, फिर वापस चला जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये पीएच के नियमन तथा H प्लस और के आयनों के चयनात्मक श्रवण या सेलेक्टिव सिक्रेशन की बात करें द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। तो जो पीएच है वो तो सब में ही है, देख लो इसके अंदर पीएच आ रही है, हाइड्रोजन पोटेशियम आ रहा है, इसके अंदर हाइड्रोजन पोटेशियम आ रहा है, ठीक है, ये पीएच आ रहा, तो ये आप सिंपल सा आप ट्रिक बना करके याद इनको रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोग देखेंगे तो ये अपने पास एच आयन और पीएच की अगर अपन बात करते हैं, ये पीएच आ रहा है, ये बाइकार्बोनेट आ रहा है, ठीक है। तो लगभग हैंडले लूप को छोड़ दो तो इन तीनों में क्या आता है, पीएच का रोल है, और जो आयन है और जो परासरणता है, ये तीनों पॉइंट इनमें लगभग क्या है, कॉमन ही है। आपको समझ की बात है कि आप एनसीईआरटी को रटते हैं या समझते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप लोग एक या दो बार वापस से एनसीईआरटी पढ़िए, सेशन को देखिए, इसको काफी अच्छे से मैंने आपको समझाया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र कुमावत से मिलूंगा, वहां अगर आपको डाउट की पिक्चर शेयर करनी हो तो वहां आप शेयर कीजिए, वहां अपन डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। एनसीईआरटी पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।